ओके जी, टुडे आवर टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम रिएक्शंस, ठीक है, एंड वेलोसिटी। रिएक्शन वेलोसिटी की बात हम कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम रिएक्शन वेलोसिटी, सिंपल आप कह सकते हो कि एंजाइम का जो हमारे पास रिएक्शन होता है उसकी स्पीड, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स आपके पास अफेक्ट कर रहे हैं। तो फैक्टर्स जो हैं बेसिकली एंजाइम, क्योंकि हमारे पास देखा जाए एक जो है सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी जो है, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द को फैक्टर्स। हमने क्या कहा था, एक एंजाइम होता है और वो जो है हमारे पास उसकी एक्टिव साइट होती है, उसके साथ उसका एक को फैक्टर लगता है, जो को फैक्टर उसको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस करने में। मगर क्या है, एंजाइम कभी भी सिर्फ और सिर्फ को फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट आल्सो ऑन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट के, वो अपने इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट के ऊपर भी इफेक्ट जो है उसका भी इफेक्ट जो है इफेक्ट ले रहा होता है। और वो इफेक्ट्स जो होते हैं वो बेसिकली एंजाइम के रिएक्शन या रेट ऑफ द रिएक्शन को जो है हमारे पास बेसिकली इफेक्ट कर रहे होते हैं, कि वो उसको स्पीड अप भी कर सकते हैं और वो उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो मेनली आपके पास जो फैक्टर्स होते हैं वो आप पहले भी एफएससी लेवल पे डिस्कस कर चुके हो, मगर हम थोड़ा सा उनको थोड़ा ब्रॉडर वे में आज देखेंगे। पहला है टेम्परेचर, दूसरा होता है पीएच एसिडिटी लेवल जिसको आप कह सकते हो, तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, चौथा आपके पास एंजाइम कंसंट्रेशन है, और पांचवा आपके पास इनहिबिटर्स होते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी जो है हमारे पास ऑप्टिमम होना जरूरी होता है। सो व्हाट इज ऑप्टिमम? ऑप्टिमम क्या होता है, वो आपके पास जो है बेस्ट कंडीशन जो होती है आपके पास, ये हम उसको कह सकते हैं उस पैरामीटर का जो है बेस्ट कंडीशन जिसके ऊपर आपका एंजाइम जो है वो अल्टीमेटली बेस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन दे सके, उसको हम ऑप्टिमम कंडीशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करता हूं, तो हमारी बॉडी में 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर हमारी बॉडी के सारे एंजाइम जो हैं वो जो है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। सो इट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसी तरह से हमारे पास एसिडिटी लेवल, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, एंजाइम कंसंट्रेशन, इनहिबिटर्स, ये सारी चीजें आपके पास इसी तरह से मैटर करती हैं कि अगर वो ऑप्टिमम होंगी तो आपके पास एंजाइम की जो है रिएक्शन वेलोसिटी या फिर रेट ऑफ रिएक्शन जिसको आप कहते हैं, वो आपके पास क्या होगा, बेस्ट परफॉर्मेंस पे होगा, बेस्ट स्पीड पे होगा। और अगर इनके अंदर ज्यादती होगी या कमी होगी तो फिर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा कम या ज्यादा हो सकता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं टेम्परेचर को। सो इंक्रीज इन द वेलोसिटी विद द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएं तो आपके पास वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। उसकी वजह क्या है, द रिएक्शन वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर अंटिल अ पीक वेलोसिटी इज रीच्ड। और वो पीक वेलोसिटी क्या कहलाएगी, आपके पास ऑप्टिमम वेलोसिटी जो कहलाएगी, कि आपके पास रिएक्शन वेलोसिटी जो है टेम्परेचर के साथ बढ़ती है अंटिल अ पीक वेलोसिटी इज रीच्ड। This increase is result in the increased number of molecules having sufficient energy to pass over the energy barrier and form the product of the reaction। तो हमने एक चीज पढ़ी थी इससे पहले, हम अगर टॉपिक की बात करते हैं तो हमारे पास हमने क्या कहा था जी, कि हमारे पास जब एंजाइम सबस्ट्रेट जो है आपस में मिलते हैं तो वो उनको क्या करना पड़ता है, एक ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, उसको क्रॉस करना है उस बैरियर को, ठीक है। और उस ट्रांजिशन स्टेज के बैरियर को क्रॉस करने के लिए क्या है, मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए तो वो इस बैरियर को क्रॉस कर लें, और फिर जब उस बैरियर को क्रॉस कर लेंगे तो वो इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या था, हमने एक और पीछे ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं इस चीज को, कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो हमारे पास इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। और हमें एक जर्नल फिनोमेना का पता है कि हमें जब भी आपके मॉलिक्यूल्स को आप हीट करोगे, उनको एक्सटर्नल एनर्जी दोगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो ओवरऑल जो आपका डिफरेंस है फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का टिल यूर ट्रांजिशन स्टेट, तो हमारे पास क्या है, उसमें आपके पास जो होता है जो है, जो भी इशू आ जाता है वो हमारे पास जो है ड्यू टू प्रोविजन ऑफ द हीट जो है वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से आपकी ट्रांजिशन एनर्जी जो स्टेट है वो इजीली अचीव कर लेते हैं आपके मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनके पास जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाती है। तो उस पीक वेलोसिटी के ऊपर वो जल्दी जल्दी ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब इस तरह से हमारे पास एनर्जी उसको मिलती रहती है तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, एनहांस हो जाता है। सो टेम्परेचर अप टू सर्टेन एक्सटेंट जो है आपके पास जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी विद हायर टेम्परेचर। मगर इसका ये मतलब हरगज नहीं है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाओगे और आपके पास जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन वो जो है वो बढ़ता चला जाएगा।
वो अक्सर क्या होता है जब आपके पास जो पीक वेलोसिटी पहुंचती है आपके पास, ठीक है, उस टाइम पे आपका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे पहुंच चुका है जहां पीक वेलोसिटी आपने अटेन कर ली है। अब उससे ज्यादा आप टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर इम्पैक्ट है, उसके ऊपर तो उसी तरह से आपका इम्पैक्ट चलता रहेगा जी कि आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, मगर अल्टीमेटली वो टेम्परेचर जो है आपके एंजाइम जो होता है उसके लिए जो है हमारे पास क्या होता है वो डैमेज काज कर देता है और वो क्या करता है डीनेचर कर देता है। अब हुआ क्या है इस पूरी सिनेरियो में हम देखते हैं तो हमारे पास जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या है प्रोटीनियस इन नेचर है और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई प्रोटीन चेन थी हमारे पास एंजाइम की और इनके दरमियान क्या है यहाँ पे हमारे पास डाइसल्फाइड लिंकेजेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग जो है दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के दरमियान मौजूद हैं और हमारे पास उसकी वजह से एक एक्टिव साइट प्रोड्यूस हुई है जिसमें हमारे पास सबस्ट्रेट आके फिट होता है। अब क्या होता है कि जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो अप टू सर्टेन एक्सटेंट जो है आपकी ये जो इंट्रैक्शंस हैं आपस में, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होती तो ये हमारे पास क्या करती हैं उसको विदस्टैंड करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती हैं, ये डाइसल्फाइड लिंकेजेस हो सकती हैं, ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हो सकती हैं, ये आपके पास जो है साल्ट लिंकेजेस भी हो सकती हैं। तो जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपके मॉलिक्यूल्स क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई होती है तो उनकी वाइब्रेशंस की वजह से उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है बिटवीन मॉलिक्यूल जो है हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। और हमें पता है जी कि आपका बॉन्ड या इंट्रैक्शन तभी बन सकती है जब आपके पास एक स्पेसिफिक जो है डिस्टेंस हो बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जब वो डिस्टेंस जो है बिटवीन मॉलिक्यूल ड्यू टू हायर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है तो आपके जो है इंट्रैक्शन होती है बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स वो टूट जाती है। जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स के दरमियान इंट्रैक्शन टूट जाती है तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन ओपन हो गई है। जब तक अब ये पॉलीपेप्टाइड दोबारा से फोल्ड नहीं होगी उसी फॉर्म में तब तक हमारे पास एक्टिव साइट हमारे पास क्या हो चुकी है लॉस हो चुकी है, हमारे पास एक्टिव साइट अब नहीं रही है। तो एज अ रिजल्ट आपके पास एंजाइम डीनेचर हो जाता है और वो अपना फंक्शन दोबारा से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। तो अब हम देखते हैं कि दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर कि अगर आप टेम्परेचर इनिशियली इंक्रीज करना स्टार्ट करते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है, वो ट्रांजिशन स्टेट तक इजीली पहुंच सकते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। मगर जब मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो जाती है उससे फर्दर आप जब अपना करते हो टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो उल्टा आपका अल्टीमेटली क्या कर देती है डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम काज कर देती है। और जब डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम आपकी हो जाती है तो आपके पास जब एंजाइम ही नहीं है तो आपके पास आपका रिएक्शन फिर नहीं हो सकता। तो हम इस में देखते हैं कि हमारे पास क्या हुआ है कि यहाँ पे इस हमारे पास जो एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और वाई एक्सिस में आपके पास रिएक्शन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब मेरे पास क्या था यहाँ पे हम देखते हैं दिस इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं टेम्परेचर इंक्रीज करके जा रहा हूँ जी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो क्या हुआ है मेरे पास अल्टीमेटली जो टेम्परेचर है वो सॉरी रिएक्शन वेलोसिटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई है। यहाँ तक वो जो है हमारे पास डायरेक्टली इंक्रीज में गई है और जब वो डायरेक्टली इंक्रीज में गई है तो हमारे पास हम उसको अभी डिस्कस करते हैं कि हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम्स का क्या होगा, मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। हमारे पास क्या है कि सबसे पहले वो हॉरिजॉन्टली हमारे पास इंक्रीज करेगी, वो स्ट्रेट लाइन में आप देखेंगे इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे इस पॉइंट पे देखते हैं हम, ये जो पॉइंट है आपका दिस इज अप्रोक्सीमेटली 37 to 38, ठीक है। दिस इज 37 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड और इस पॉइंट पे पहुंच के आप देखेंगे कि आपके पास जो रिएक्शन की वेलोसिटी है, स्पीड है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो थोड़ा सा आपके पास डिक्रीज हुआ है। वो जिस एंगल से ऊपर जा रहा था वो थोड़ा सा कर्व्ड हो गया, फिर वो इस पॉइंट पे आ गए, वो हमारे पास क्या है बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। ये पॉइंट जो होगा आपके पास बिटवीन 45 डिग्री सेंटीग्रेड है या 46 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली जो बन रहा है, ये हमारे पास क्या होगा पीक वेलोसिटी का पॉइंट होगा, ठीक है, कि इस पे आपकी क्या है वेलोसिटी पीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये रेड जोन क्या बता रहा है, हीट ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम बता रहा है। रेड जोन क्या बता रहा है, हीट ऑफ इनएक्टिवेशन की मीन अब जितना आपकी हीट जो है बढ़ेगी उतनी ज्यादा आपके पास एंजाइम की इनएक्टिवेशन होगी। अब क्या हो गया है कि आप स्टिल जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले जा रहे हो और जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले जा रहे हो तो क्या होता है कि आपके पास रिएक्शन वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि आपका एंजाइम जो है वो डीनेचर होना शुरू हो गया, आपके पास नंबर ऑफ वर्कर जो हैं वो कम हो गए, तो आपके पास स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास डिक्रीज होती चली जा रही है और अप टिल जो है 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाके आपका जो है सारे एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एंजाइम वेलोसिटी। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास जो हमारे पास वेलोसिटी होती है, सॉरी
ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है कितना होता है एंजाइम्स के लिए, ठीक है, और कितने टेम्परेचर के बाद वो डीनेचर हो जाते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स का डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसमें जो केस है कि आपके पास स्पेसिफिकली ह्यूमन बॉडी के अगर एंजाइम्स की बात करते हैं तो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो मैंने अभी आपको बताया। तो मोस्टली एंजाइम्स जो होते हैं वो आपके पास 30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है अपनी जो है बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। डिफरेंट एंजाइम्स की डिफरेंट होती है, ठीक है ना। अब कोई लाजमी नहीं है, कुछ एंजाइम्स आपके पास जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी होते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे वो डीनेचर हो जाते हैं। तो हमारे पास जो एवरेज होती है वो 30 टू 40 होती है, मगर ह्यूमन बॉडी की अगर बात की जाए उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑप्टिमम टेम्परेचर दे रहे होते हैं। उसके बाद जो दूसरा है क्वेश्चन कि आपके पास वो डीनेचर कब होते हैं। तो डीनेचुरेशन भी आपके एंजाइम्स की डिफरेंट है। जो ह्यूमन बॉडी है उसके एंजाइम्स की डीनेचुरेशन स्टार्ट होती है अप्रोक्सीमेटली एट द 39 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जब आपको 101, 102 या 103 डिग्री फारेनहाइट का बुखार हो जाता है। तो वो 39 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से आपके पास डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम होती है, और इसी वजह से आपके पास फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है इंटरप्ट होता है, और आपकी जो है बुखार की वजह से डेथ भी हो सकती है। मगर अगेन कह रहा हूँ कि बहुत से एंजाइम्स हैं जो कि हमारे पास हायर टेम्परेचर पे भी विथस्टैंड कर रहे हैं। लाइक आपके पास जो है थर्मस क्वेंटिकस से हमने एक एंजाइम जो है एक्सट्रैक्ट किया जिसको हम क्या बोलते हैं, टेक पॉलीमरेज। तो टेक पॉलीमरेज हमारे पास जो विथस्टैंड कर रहा होता है, विथस्टैंड मीन कि ये आपके पास जो है वर्किंग कर रहा होता है। तो इसकी वर्किंग टिल आपके पास जो होती है वो होती है जी 97 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। 97 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये अपना फंक्शन कर रहा होता है, ये डीनेचर नहीं होता है। तो हमारे पास क्या है कि उस वजह से हमारे पास बहुत से एंजाइम्स हैं जो जिनका ऑप्टिमम टेम्परेचर डिफरेंट होता है। अब यही आपके पास जो टेक पॉलीमरेज है इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है 72 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है 72 डिग्री सेंटीग्रेड है, मगर वो डीनेचर होना स्टार्ट होता है आपके पास 97 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जबकि ह्यूमन बॉडी के जो हमारे पास एंजाइम्स हैं उनका जो हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वो डीनेचर होने शुरू होते हैं आपके पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट एंजाइम्स का डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर भी हो सकता है, और डिफरेंट एंजाइम जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर जाके डीनेचर हो सकते हैं। सेकंड जो पैरामीटर जो सेकंड इफेक्ट आपके पास आ जाता है वो होता है आपके पास एसिडिटी लेवल का। एसिडिटी लेवल में क्या होता है जी, बेसिकली आपके पास इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द आयनाइजेशन ऑफ एक्टिव साइट। कि आपके पास जो है पीएच का आपकी एक्टिव साइट के ऊपर, की आयनाइजेशन के ऊपर क्या इफेक्ट है, हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी जो एक्टिव साइट होती है वो आपके पास जो है इंटरेक्शंस कर रही होती है विद द सबस्ट्रेट, कि वो आपके पास प्रोटॉन दे भी रही है और वो प्रोटॉन ले भी रही है। तो आपके पास पीएच का आपकी जो है एक्टिव साइट के ऊपर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होता है। और वो इंपैक्ट क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अफेक्ट्स द रिएक्शन वेलोसिटी इन सेवरल वेज। पहला क्या है जी, सबसे पहला हम देखते हैं द कैटालिसिस प्रोसेस। The catalytic process usually requires that the enzyme and substrate have specific chemical groups in either an ionized or unionized state in order to interact। कि हमारे पास क्या होना चाहिए जी कि आपके एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान स्पेसिफिक जो है हमारे पास क्या होने चाहिए, ग्रुप्स होने चाहिए जो कि हमारे पास आयोनाइज्ड या इनआयोनाइज्ड फॉर्म में हो, ताकि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। और जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो तब ही हमारे पास जो है रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल में इसका समझने का मकसद, समझाने का मकसद ये है कि आपके पास जो एंजाइम है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में है, मगर आपके पास सबस्ट्रेट जो है वो डीआयोनाइज्ड फॉर्म में है। तो उस वजह से भी आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो दूसरी जो चीज है, फॉर एग्जांपल इसमें देखते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर अमाइनो ग्रुप ऑफ द एंजाइम बी इन द प्रोटोनेटेड फॉर्म, दैट इज NH3। के फॉर एग्जांपल आपको कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, अमाइनो ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो उसको हमेशा जो है आयनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, नहीं होगा तो आपके पास कैटालिटिक एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। At alkaline pH, this group is deprotonated। जब भी आपके पास क्या होती है, अल्कलाइन पीएच हो जाती है, मीन पीएच क्या होगी है, बेसिक होगी है। तो बेसिक होने की वजह से क्या है, इसका प्रोटॉन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और जब ये इसका प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा ये NH2 में चला जाएगा और ये हमारे पास आयोनाइज्ड नहीं रहेगा। और ये ग्रुप किसके अंदर मौजूद है, अमाइनो ग्रुप, ये आपके एंजाइम के अंदर मौजूद है। जब एंजाइम का NH2 जो है वो कन्वर्ट हो गया NH3 में, तो उसकी वजह से क्या है, आपका एंजाइम जो है अब इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता आपके सबस्ट्रेट के साथ, और एज अ रिजल्ट आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसको मैं यहाँ पे अभी रिएक्शन की फॉर्म में हम देखते हैं कि ये किस तरह से होता है।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक एंजाइम था और इसके पास क्या है, एक NH3 ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल मैं वही हिस्टडीन की एग्जांपल ले लेता हूँ जो हमने पहले भी डिस्कस की है। इसने क्या करना है, जब इसके पास सबस्ट्रेट आएगा तो ये हमारे पास क्या है, एसिड बेस कैटालिसिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें ये क्या करेगा, आपको प्रोटॉन डोनेट करेगा किसको, आपके सबस्ट्रेट को, ताकि वो क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए अदर फॉर्म में और डिस्टेबलाइज्ड फॉर्म में जाए और आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। अब क्या हुआ है कि आपके अगर सराउंडिंग की पीएच जो है वो क्या होगी, ये पहले से ही क्या है, अल्कलाइन है, ठीक है। जब वो अल्कलाइन है तो ये जो प्रोटॉन है ये सबस्ट्रेट की तरफ जाने के बजाय किधर चला जाएगा, आपकी इन्वायरमेंट में चला जाएगा, ठीक है। जब ये हमारे पास इन्वायरमेंट के पास चला जाएगा तो हमारे पास आपका जो एंजाइम है उसके पास जो अमाइनो ग्रुप है वो हमारे पास ऑलरेडी अपना प्रोटॉन लॉस कर चुका है, वो कन्वर्ट किस में हो गया, अब NH2 में कन्वर्ट हो गया। अब अगर सबस्ट्रेट आता भी है तो वो उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता। जब वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा तो आपके पास क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा, और जब रिएक्शन नहीं होगा तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। अब दिस इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम डीनेचुरेशन भी होता है। एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच कैन आल्सो लीड टू द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। पहला तो हमने अभी डिस्कस कर लिया ना कि आपके जो है सबस्ट्रेट के साथ उसका बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है। दूसरा क्या है, आपके पास एंजाइम की डीनेचुरेशन के साथ भी इसका इंपॉर्टेंट लिंक होता है। क्या होता है जी, क्या The structure of catalytic active protein molecule depends upon the ionic characters of the amino acid side chain। आपके जो हमारे पास अमाइनो एसिड साइड चेन्स होती हैं जो कि आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं, उनकी हमारे पास जो है कैटालिटिक एक्टिविटी बनाने के लिए उनका आयनिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। The enzymes of our blood requires a pH of 7.4, slightly change can denature the enzyme and can lead to डेथ। अब इस केस में क्या हुआ, अब इस केस को हम देखते हैं जी कि हमारे पास जो पहला केस था उसमें तो सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट हो रहा था, मगर क्या हुआ है कि आपके पास एक चीज आपको पता है कि आपके पास जो NH3, ठीक है, कार्बन, उसके साथ जो आपके पास एक हाइड्रोजन होता है और फिर R ग्रुप होता है। उसके बाद आपके पास जो दूसरी चीज है वो क्या है आपके पास, इसके बाद यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ जाता है, यहाँ पे NH आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद दोबारा से कार्बन, हाइड्रोजन, R चेन इस तरफ आ जाती है और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अच्छा, अब ये बताने का मकसद ये है कि ये आपके पास दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो सेंटर आपके पास R चेन होती है ये साइड चेन होती है, ये बाहर निकली होती है, तभी इनको क्या बोलते हैं हम, साइड चेन कहते हैं। और ये जो आपके पास जो सेंट्रल रीजन बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं, कि ये इनसाइड पैक्ड होती है, ठीक है। अब आपको यहाँ से एक और चीज समझा रहा हूँ। अब उसी तरह से क्या है कि ये आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये उसके बाद दूसरी अमाइनो जो एंजाइम है उसकी दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके क्या है, यहाँ पे R ग्रुप्स निकले हुए हैं जो कि इस तरफ हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं आपके दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, ठीक है। उस पॉलीपेप्टाइड चेन का हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो NH3 है, कार्बन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप निकला हुआ है। ये इस तरफ के C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और आपस में क्या कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस मीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, डाइसल्फाइड लिंकेजेस बना रहे हैं, साल्ट ब्रिजेस बना रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये आपस में इंटरेक्ट करके रहे होते हैं। अब क्या हुआ है, ये तब ही हो सकता है कि जब ये हमारे पास क्या हो, हमारे पास सिंपली हम कह सकते हैं कि आयनाइज्ड फॉर्म में हो, ठीक है। जब ये आयनाइज्ड फॉर्म में होगा, इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O के ऊपर हमारे पास क्योंकि डबल बॉन्ड में है तो ये ऑक्सीजन जो है हमारे पास शेयरिंग में जा सकता है, मीन हमारे पास इंट्रैक्शंस क्रिएट कर सकता है। अब जब हमारे पास पीएच जो है चेंज हुई है तो वो क्या करता है, इसकी जो है आयोनाइज्ड फॉर्म है उसको डी आयोनाइज्ड कर देता है। जब वो हमारे पास इस एंजाइम को डीआयोनाइज्ड कर देता है तो ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन जो हैं वो दोनों अलग हो जाती हैं, और जब ये अलग हो जाती हैं तो हमारे पास एंजाइम क्या हो जाता है, हमारे पास डीनेचर हो जाता है। अब हम इसको ऐसे देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स हैं, उनकी डिफरेंट पीएच है। फॉर एग्जांपल जो पेप्सिन है, ठीक है, उसके केस में तो हम पहले भी मेटा में पढ़ चुके हैं कि आपके पास इनिशियली पेप्सिनोजन होती है और इसकी जो हमारे पास जो एक्टिव साइट होती है उसके ऊपर एक पेप्टाइड जो होता है हमारे पास क्या मौजूद होता है, हमारे पास एक पेप्टाइड ग्रुप मौजूद होता है, सॉरी एक शॉर्ट चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड होती है। जब भी हमारे पास पीएच जो है वो एसिडिक होती है तो ये पेप्टाइड चेन जो है हमारे पास हट जाती है और एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम वो जो है ओपन हो जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं, फिर एंजाइम को पेप्सिन बोल रहे हैं। अब क्या है कि जब भी पीएच एसिडिक होती है तो पेप्सिमिन जो है टिल 2 पीएच होती है जिसको हम हाई एसिडिक पीएच बोलते हैं, वहां पे वो हाईली ऑप्टिमम वर्क कर रही होती है। जैसे ही एसिडिटी हमारे पास क्या है, बेसिक की तरफ जाएगी, मीन सॉरी आपकी पीएच जो है बेसिसिटी अल्कलाइन होती है तो आपकी पेप्सिन की जो हमारे पास जो है एक्टिविटी वो डिक्रीज हो रही है। ट्रिप्सिन भी इसी तरह है कि इनिशियली जैसे ही हमारे पास 6.56 पर काम कर रही होती है तो जब उस पर पहुंचती है तो ये अपनी ऑप्टिमम पीएच पे वर्क कर रही है और उसके बाद ये अगेन से इसकी एक्टिविटी
डिक्रीज हो रही है। अल्कलाइन फॉस्फेट ये वर्क ही अल्कलाइन वर्ड से हमें पता है जी अल्कलाइन बेस पे मीन पीएच पे करेगा। तो हमारे पास जब इसको अल्कलाइन पीएच मिलती है तो ये अपना ऑप्टिमम वर्क कर रहा होता है, और उसके बाद अगेन से आपकी जो है पीएच जो है जब खत्म होती है तो ये हमारे पास जो है इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। सो आपके पास आपकी एसिडिटी होगी, आपके पास जो है आपका टेम्परेचर होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं आपके एंजाइम की हमारे पास एक्टिविटी में। तो आपका एंजाइम जो है उसकी सराउंडिंग आपके पास बहुत जरूरी है, क्योंकि एंजाइम ने आपके सबस्ट्रेट के साथ भी इंटरेक्ट करना है, एंजाइम ने अपनी पॉलीपेप्टाइड की इंटरेक्शंस भी रखनी है। तो इस तरह से अगर के आपके पास ये इंटरेक्शंस नहीं होंगी तो आपका एंजाइम आपकी पीएच चेंज की वजह से डीनेचर हो सकता है, आपका एंजाइम अपनी पीएच चेंज की वजह से अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस कर सकता है, और वो किसी तरह से भी आगे वर्क आपका नहीं कर सकता। अब हम जिस तरह हम बात कर रहे थे ऑप्टिमम पीएच की, तो डिफरेंट एंजाइम्स उनकी डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच है। लाइपेज है फॉर एग्जांपल वो 8.0 उसकी ऑप्टिमम पीएच है, लाइपेज है वो 4 to 5 वर्क कर रहा है, लाइपेज कैस्ट्रॉल जो हमारे पास होता है वो 4.7 पे कर रहा है, पेप्सिन जो है 1.5 to 1.6 के दरमियान ऑप्टिमम वर्क कर रही होती है, उसकी ऑप्टिमम पीएच है। ठीक है, तो इस तरह ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं, ये इनकी डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच होती है जिनके ऊपर वो डिफरेंट तरह से वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। थर्ड जो फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। The rate or velocity of the reaction is the number of substrate molecule converted to product per unit time. रेट क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या कहते हैं हम, वो क्या है जी हमारे पास कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। इसको हम कह रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को हम विद इन अ टाइम जो है हमारे पास पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, जिसको हम नॉर्मली माइक्रोमोल पर ऑफ में डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इंक्रीजेस विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अंटिल अ मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम वेलोसिटी? मैक्सिमम वेलोसिटी ये होती है जी कि आपके पास एंजाइम का जो है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होना शुरू हुआ है, फिर उसके बाद वो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके हमारे पास क्या सीधा हो जाता है, और फिर उसके बाद डिक्रीज करना शुरू कर देता है। तो जिस पॉइंट पे वो सीधा होना स्टार्ट हुआ है, ये नहीं कि जिस पॉइंट पे वो सीधा हो गया, जिस पॉइंट पे वो सीधा होना स्टार्ट हुआ है उसको हम बोलते हैं वी मैक्स। ठीक है, मीन यहाँ पे आपके एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो गई है, मीन यहाँ पे आपका एंजाइम जो है वो सैचुरेट हो चुका है, और वहां पे क्या होता है हमारे पास वहां तक आपका एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता जाएगा। The leveling of the reaction rate at high substrate concentration reflects the saturation and the substrate of all available binding site on enzyme molecule present। अब क्या होता है उसके बाद आपके पास मैंने क्या कहा था कि वहां से जहां से आपका ये रेट जो है सीधा होना स्टार्ट हुआ है उसको Vmax बोलते हैं, और उसके बाद जो सीधा होता है उसको हम लेवलिंग ऑफ बोलते हैं। ठीक है, वो लेवलिंग ऑफ क्या आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका एंजाइम क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। अब और उसके बाद जो है हमारे पास वो जब सैचुरेट हो चुका है तो उसके बाद वो हमारे पास क्या है, उसके पास फर्दर कोई भी बाइंडिंग साइट अवेलेबल नहीं होती कि वो बाकी सबस्ट्रेट के साथ जो है बाइंड कर सके। इससे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करें, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कुछ इस तरह से कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है 5 मॉलिक्यूल्स 5 एंजाइम्स हैं। ठीक है, और आपने क्या किया जी, आपने 1 बाय 1 जो है सबस्ट्रेट आपके पास ऐड करना स्टार्ट कर दिया। इनिशियली आपने जो है एक सबस्ट्रेट डाला, ठीक है, तो आपके पास 5 एंजाइम थे तो इशू कोई नहीं था, आपके एक एंजाइम ने इसको कन्वर्ट कर दिया जी जो आपके पास सबस्ट्रेट था उसको प्रोडक्ट में। फिर आपने नेक्स्ट टाइम पे 2 डाले तो आपके 2 एंजाइम आपके पास ऑक्यूपाई हुए हैं। क्या हो रहा है इस टाइम पे, रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास बढ़ रहा है। फिर आपने 3 सबस्ट्रेट डाल दिए तो आपके 3 एंजाइम ऑक्यूपाई हुए हैं, स्टिल रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास बढ़ रहा है। इस तरफ आपके पास क्या है, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट आपके पास बढ़ रहे हैं, और इस तरफ आपके पास क्या है, रेट बढ़ रहा है। ठीक है, कितनी स्पीड से आपको कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद आपके पास क्या है, आपने 4 आपने मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के डाल दिए, 4 एंजाइम आपके ऑक्यूपाई हो रहे हैं, तो मतलब स्टिल आपका रेट इंक्रीज हो रहा है। 5वें पे आपने जब डाला तो आपके पास क्या हुआ है कि अब आपके पास जाके वो हमारे पास क्या हुआ है, स्ट्रेट होगा इसके बाद। तो दिस पॉइंट इज टर्म्ड एज वी मैक्स, कि आपका जो हमारे पास जो है मैक्सिमम सैचुरेशन का पॉइंट आपके पास अचीव हो चुका है, कि अगर आप इसके बाद फर्दर आपके पास सबस्ट्रेट डालोगे तो आपके पास और एंजाइम नहीं है। ये आपका मैक्सिमम क्या है, वेलोसिटी है, इसको हम क्या बोलेंगे, वी मैक्स बोलेंगे। कि इसके बाद आपका फर्दर अगर सबस्ट्रेट डालेंगे तो आपके एंजाइम्स को पहले पिछले सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, प्रोडक्ट के अंदर, और उसके बाद वो फिर जो है फर्दर अवेलेबल होगा आपके पास किसके लिए, आपके नेक्स्ट जो है सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने के लिए। अब क्या होता है कि आप नेक्स्ट टाइम पे आपके कितने डाल दिए, 6 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट, मगर क्या हो गया, रेट आपके पास जो है वहां से आपका कर्व जो है सीधा हो गया। जब वो सीधा हो गया है तो उसका मतलब क्या हुआ, क्या आपके पास ये हुआ जी कि अब आप जितना भी सबस्ट्रेट एक्स्ट्रा डाली जा रहे हैं मगर आपका रेट इंक्रीज नहीं हो रहा है। वजह क्या है कि आपके एंजाइम्स उतने ही हैं।
अब वो पहले 5 सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में, उसके बाद फर्दर जो सबस्ट्रेट बचा हुआ है उसको कन्वर्ट करेंगे। अब क्या होता है कि समटाइम्स जो है उसके बाद आपका एंजाइम अगर डीनेचर हो रहा है, आप स्टिल सबस्ट्रेट इंक्रीज करते जा रहे हो, वो क्या काज करते हैं, आपस में कंपटीशन काज करते हैं और उस वजह से एंजाइम की इनहिबिशन हो जाती है। मीन आपके पास 2 से 3 आपके पास सबस्ट्रेट थे और ये एक एंजाइम था, वो एट अ टाइम आके इसके अंदर फिक्स हो गए। ये एंजाइम आपके किसी भी सबस्ट्रेट को आप कन्वर्ट करने की एबिलिटी नहीं रखता, क्योंकि हर सबस्ट्रेट चाह रहा था कि मैं पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाऊं, मुझे किसी तरह से ये एंजाइम क्या करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। तो हमारे पास क्या हुआ, जब इनके दरमियान कंपीट हुआ तो इन्होंने क्या कर दिया, एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। जब इनहिबिट कर दिया तो आपके पास ये जो है हमारे पास रेट है, ये हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। वजह क्या, आपका एंजाइम अब जो है वो इनहिबिशन में जा रहा है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वहां पे हम क्या देखते हैं कि आपके पास 2 तरह के एंजाइम्स हैं, हम इसको जो है हमारे पास देखेंगे, ठीक है, किस तरह से कि एक क्या है, आपके पास एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास कर रहे हैं रिएक्शन, और दूसरे जो है हमारे पास स्ट्रेट अपवर्ड जा रहे हैं। आप देखेंगे यहां से जाके वो स्ट्रेट होना शुरू हो गया, दिस इज लेवलिंग ऑफ, और यहां तक आपके पास क्या है, आपके पास वी मैक्स। तो आपके पास ओवरऑल आपकी वी मैक्स ये है जी, जहां से आपका लेवलिंग ऑफ होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी अभी भी आपका रेट थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। तो ये वो पॉइंट है जहां पे आपके पास वी मैक्स आपकी अटेन हो गई है। मैं अब इसके बाद दूसरे टॉपिक के बाद में आऊंगा जी कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स किस तरह से हमारे पास उनका और उसका क्या डिफरेंस है। तो आप क्या देखेंगे, 2 तरह के कर्व बन रहे हैं। पहला बन रहा है जी हाइपरबोलिक कर्व बन रहे हैं, ठीक है। हाइपरबोलिक कर्व क्या है, वो कर्व होता है जिसमें स्ट्रेट अपवर्ड मूवमेंट होती है और फिर सीधा हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक है। मोस्ट एंजाइम शो माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स, इसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे क्या होती है, इन विच जो हमारे पास क्या है कि हमारे पास वो फॉलो करते हैं किसको, हाइपरबोलिक कर्व को, जिसमें हमारे पास क्या है, वी नॉट रिएक्शन वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग होती है, कि जितनी आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास वी नॉट आपके पास उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है, कि आपके पास वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। मींस आपके पास ज्यादा एंजाइम अवेलेबल हैं उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने में। तो आप देखेंगे आप थोड़ा सबस्ट्रेट भी इंक्रीज कर रहे हो, मगर आपके पास क्या है, आपकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। मगर उसके बाद आप सबस्ट्रेट ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो तो मगर आपकी वेलोसिटी जो है इतनी ज्यादा आपके पास इंक्रीज नहीं हो रही। दिस इज हाइपरबोलिक कर्व। इन कंट्रास्ट आपके पास जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम वो एंजाइम है जिनको अपने साथ कोफैक्टर की जरूरत होती है। इनिशियली वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं और उसके बाद कोफैक्टर आके उनके साथ बाइंड करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, वो माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि अब देखेंगे आप, ये थोड़ा आगे से जाके कर्व ऊपर जाता है। उसकी वजह ये है कि आपके पास इनिशियली जब एंजाइम बाइंड करता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कोफैक्टर, वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा नहीं होता। हम पहले कोफैक्टर वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि कोफैक्टर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। इस पॉइंट पे आके आपका रेट, आपका कोफैक्टर उसके साथ बाइंड हुआ है, जब कोफैक्टर बाइंड हुआ तो सडनली उसका रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज्यादा बढ़ा है जो कि आपके पास नॉर्मल एंजाइम के भी वीमैक्स को उसने जो है हमारे पास पीछे छोड़ दिया। तो दिस इज हाउ यूर जो है हमारे पास कंसंट्रेशन जो ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो आपके पास किस तरह से आपको जो है टारगेट कर रही है। तो आपने 2 चीजें याद रखनी है कि वो एंजाइम जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम्स जिनको कोफैक्टर की जरूरत होती है, वो हमारे पास माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करते, जिसमें हमारे पास वी नॉट इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी जो है अगेंस्ट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो हाइपरबोलिक कर्व को फॉलो करती है, ठीक है, कि मीन वो एकदम से ज्यादा होगी और फिर आगे जाके वी मैक्स को अटेन करेगी। जो दूसरी हमारे पास जो है एलोस्टेरिक एंजाइम है, वो हमारे पास जो कर्व फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो हैं जो कर्व फॉलो करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, वो सिग्मोइड कर्व होता है, जबकि आपके पास जो नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं वो हाइपरबोलिक कर्व को और माइकलिस मेंटन इक्वेशन काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस आपने कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग याद रखना है। तो मैं यहाँ पे अपना जो है टॉपिक कंप्लीट करता हूँ, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है।